बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, बात करेंगे सबसे पहले कल 8 सितंबर को परसों 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ ने जलसा किया समझाने के मकाम पर। एक तो एनओसी का प्रॉब्लम बना, मुतअद्दिद बार एनओसी मनसूखी के बाद उन्होंने हाँ जलसा तो कर लिया। अब जलसा करने के बाद जो उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है उसी के ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। कल की अगर बात कर लूँ तो कल पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई है। उसी के ऊपर आज कौमी असम्बली में पीटीआई ने एहतजाज भी किया है और अली मोहम्मद खान साहब ने ये कहा कि आर्टिकल 6 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या तरीक़ाकार है कि दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में भी इस तरह से हमारे कारकुनान पर तशद्दुद करना, उनको गिरफ्तार करना, किसी जगह पे उनको जो है पनाह नहीं मिलती, मस्जिदों से निकाल कर ये इस तरह से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अगर हम गिरफ्तारियों की वजह जाने नाज़रीन तो ये बात सामने आती है कि जैसे कि आड़ में कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, इस वजह से गिरफ्तारी हुई है। तो कुछ सवाल 2 से 3 सवाल अगर नाज़रीन प्रोग्राम के स्टार्ट में अगर आवाम के सामने रख दूँ कि हुकूमत ने पहला सवाल यही है कि हुकूमत ने एनओसी जारी क्यों किया? क्या तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त उसमें थी? अगर तो इजाज़त थी उस एनओसी के तहत तो फिर उसके बाद ये पकड़ धकड़ और ये शेनिंग करना और कारकुनान को मुश्तिल करना, ये क्या माजरा है? और अगर एनओसी इजाज़त के लिए ही थी तो उसके बाद ये गिरफ्तारियां क्यों? और अगर एनओसी इजाज़त के लिए ही थी तो इसके बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर इतनी मुश्किलात क्यों? बात करेंगे नाज़रीन प्रोग्राम में। इस मौजू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब ने, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। साथ ही एडवोकेट नज़ीर साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद डॉक्टर साहब। पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, क्या मौजूद हो गया? आप लोगों ने जलसा करके दिखा तो दिया, लेकिन जलसे के बाद आप लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। का नाबो जो एक बिल पास हुआ था जिस हमेशा से ये समझते थे कि इसमें जो प्ली ली गई थी वो ये थी होती है तो हम जलसा इस्लामाबाद के अंदर नहीं करेंगे, जलसा इस्लामाबाद के हुदूद के आउटस्कर्ट्स में करेंगे ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इसके प्ली थी जिसपे ये बिल पास हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी इनके तौर तरीके हम उनसे एग्री नहीं करते तो हम आपको बाहर करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जब उन लोगों ने, अच्छा ये याद रखिए उसके अंदर कोई टाइम का कोई जिक्र नहीं है, उसके अंदर ये कोई रूट का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ जलसे की जगह मुतयन करने का जिक्र है कि जलसा आप कहाँ करेंगे। अब उसके बाद आप साइकिल पे जाएंगे, आप रिंग पे जाएंगे, आप चल के जाएंगे, आप उड़ के जाएंगे, इसमें कोई उसके अंदर कुछ चीज नहीं है, ना उसके रूल्स बने हुए ना उसके रेगुलेशंस बने हुए हैं जिनकी बेसिस पे आप कुछ कर सकते हैं। सिंपल एक्ट बना हुआ है, एक्ट में है कि आप किधर कर सकते हैं। अब दूसरा, उन लोगों ने, अगर जिन लोगों ने भी इस्लामाबाद में पिछले 20-25 साल से रह रहे हैं, ये पहली बार था इस्लामाबाद की हिस्ट्री में कि जलसा हो रहा है आपका संजानी में, जो कि टुवर्ड्स टेक्सला है। आपके रास्ते रवात से लेके मरी से लेके पता नहीं कौन कौन सी जगह से लेके, खाली मेजर रोड्स नहीं है। खन्ना पुल पहली बार इस्लामाबाद की जिंदगी में जब से मैंने देखा, और मैंने बहुत धरने देखे, मैंने बहुत यहाँ पे चीजें देखी हैं, उसमें पहली बार खन्ना, उससे पहले पुराना एयरपोर्ट का जो ब्रिज था वो भी सारा ये सारे बंद है। उसके अलावा जो छोटी छोटी सड़कें थी एयरपोर्ट के पीछे, वहां पे फाल्कन या कोई एक सोसाइटी है, उसके साथ छोटी सी सड़क अंदर जाती है, वो भी बंद थी। इन्होंने हर लिहाज से कोई 250-300 कंटेनर और ये सारे ब्लॉक किए हुए थे। इन्होंने जो रूट्स दिए हुए थे उन रूट्स के ऊपर भी इन्होंने ब्लॉकेट लगाई थी। इन्होंने कहा था जो इस्लामाबाद वाले वो चले जाए उधर से, ये जो नया मरगला एवेन्यू बना हुआ है या जिसको ईरान एवेन्यू कहते हैं, उधर से चले जाए। वो भी उन्होंने जहां पे जल्द तकरीबन 2 फरलॉन्ग पहले जहां पे कोई आबादी नहीं है वो जगह बंद की हुई थी, और वहां से लोगों को एक ऐसी सिमत भेज थे जहां पे मैं भी चला गया था, वहां पे आगे कोई रास्ता ही नहीं था, और हमें पुलिस वाले कह रहे थे आप इस तरह से चले जाए। हम उतर के कुछ नहीं था, वापस आए हैं, फिर हम दरमियान में से मोटर बाइकें चढ़ाई हैं सड़क के ऊपर और फिर वहां से निकल कर गए हैं। तो जिस लिहाज से इन लोगों ने किया हुआ है उसके पीछे बदनीयती है। एक्चुअली इन लोगों ने वायलेशन की है लॉ की, इन लोगों ने लॉ को गलत इस्तेमाल किया है अगेंस्ट मतलब जो जो एक किस्म का जो उसका एसेंस था उसके अगेंस्ट किया। और
जितनी तकलीफ उस दिन पब्लिक को हुई है किसी और को कभी नहीं हुई। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब जलसे में क्या क्या बातें हुई और जलसे की वजह से क्या क्या मसाइल हुए, इसके ऊपर भी बात करूंगी, लेकिन पहले नज़ीर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नज़ीर साहब फरमाइएगा, जलसा 8 सितंबर को था, नो को भी प्रोपेगेंडा किया गया और पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हो सकता था, जो कुछ बन पाता था, हुकूमत ने कर दिया। अब हुकूमत के आप लोग इत्तेहादी हैं, फरमाइएगा जेब देता है पीपल्स पार्टी को? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा हमारा ये मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज के हक में है। ये हर पार्टी का जमहूरी हक है। ये हमेशा हमने रिकॉग्नाइज किया, इसके लिए हमने बात की, हमने रूल ऑफ लॉ की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, पॉलिटिक्स की बात की। हम अगर मरकज़ में इत्तेहादी हैं तो इत्तेहादी सिर्फ इसलिए हैं कि उन पॉलिटिकल क्राइसिस से बचने के लिए कि अगर हम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाते तो कौम दोबारा इलेक्शन में जाती और फिर वो कौम और वो मुल्क कि जो पहले ही माशी और इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, उसको अरबों रुपए एक नए इलेक्शन के लिए लगाने पड़ते। तो हम मुल्क के बेहतरीन मफाद में जो बेटर इंटरेस्ट था कौम का, नेशन का, मुल्क का, उस सिलसिले में हम इस इत्तेहाद में शामिल हुए। और बाकी जो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और उस पे हमारा बिलीव है वो वही है जो पहले दिन से था। लेकिन एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि पीटीआई के लोग आज जो कुछ ये सफर कर रहे हैं इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। इन्होंने जो 9 मई को किया और कल का जो जलसा, कल के जलसे की इनके सीएम की तकरीर देखें, इनके लीडरों की तकरीरें देखें कि आज भी ये उन्हीं हरकतों और उन बातों से ये बाज नहीं आए। आज भी उनकी डायरेक्शंस वही हैं। आज अगर ये अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ब्लॉकेज, रूट ब्लॉक करना, सड़कें बंद करना इसके खिलाफ है, लेकिन अगर इनको खुला मौका दें तो फिर ये वही करेंगे जो 9 मई को किया। और कल इनकी सारी तकरीर आप देखें कि एक सीएम देखें कि क्या कह रहा है कि मैं अडियाला जेल जाऊंगा और अपने तरीके से हम रिलीज करा के इमरान खान को ले आएंगे। मैं जलसे में जो बातें की गई उसके ऊपर आऊंगी, लेकिन बीइंग अ फेयर जर्नलिस्ट नजीर साहब, अगर मैं कंपेयर करूं ना, अगर आप कहते हैं कि साने 9 मई और कल जो 8 सितंबर को हुआ, अगर आप लोग कहते हैं कि 9 मई पीटीआई वालों ने किया तो यकीनन फिर कल 8 सितंबर जो है फिर वो हुकूमत ने किया और जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। मानते हैं इस बात को? देखें इसको इस सिनेरियो में देखें कि एक बंदा पुरअमन, अगर एक उसकी प्रेसिडेंट है, साबका जो उसकी प्रेसिडेंट है ना, अगर वो पुरअमन एहतजाज करते चले आए होते तो फिर तो बात थी कि फिर ये बंदिश और ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जलसे के अंदर जो अल्टीमेट इन्होंने जो किया, मतलब इन्हें मौका भी दिया, इजाजत भी दी, इन्होंने जलसा किया और जो तकरीर इन्होंने की उनको कंपेयर करें, उससे इनकी इंटेंशन जो है वो शो होती है कि ये करना क्या चाहते हैं। तकरीर के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मेरा सवाल जो मैंने आपसे किया मुझे उसका जवाब नहीं मिला, बहुत माजरत के साथ नज़ीर साहब। तो डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, तकरीर की बात करते हैं। खैर सीनियर रहनुमाओं ने तकरीर कर लिया, खिताब कर लिया कौम से और कारकुनान से, लेकिन जो वज़ीर आला केपी साहब ने अपने खिताब में जिन अल्फाज का चुनाव किया और जिन बातों की तरफ इशारा किया, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, तकरीरें बहुत सारे लोगों ने की हुई हैं आज तक। हमने वो भी तकरीर सुनी है जिसमें कहा गया था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन ये तकरीरों की हद तक होती है, ये बातें उस तक होती है। इसका कोई सच अगर आप देखा जाए तो जनरली कोई लिटरली उसमें नहीं करता होता। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि हम जाएंगे और उनको फिजिकली छुड़ा कर आएंगे और लेकर आएंगे, तो वो तो ये भी हो सकता है। इंसान क्या कह सकते हैं उसे, एक प्रोसेशन करे और जो लॉन्ग मार्च करे, उस लॉन्ग मार्च के बेसिस पे, और जो लॉन्ग मार्च हम लोगों का हक भी है, उस बेसिस पे आप ये समझे कि गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाए और वो छोड़ दे, ये चीजें भी हो सकती है। जो सारी हमारी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों का राइट है कि हम करें। लेकिन देखिए, मैं नजीर साहब जो कह रहे हैं ना, नजीर साहब अनफॉर्चुनेटली ये गलत बयानी की बात कर रहे हैं जब ये कहते हैं कि रिकॉर्ड की बात करें। अगर जलसों का हम रेशियो देखें, जलसों का रेशियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रॉब्ली पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किए इन द लास्ट 8-10 ईयर्स, सबसे ज्यादा किए।
150 जलसा तो सिर्फ हमने 2022 में जब हमारी हुकूमत हमसे गलत तरीके से ली गई थी उसके बाद से कोई 122 125 जलसे तो उधर ही हो गए थे, उसके उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ था। अच्छा ये याद रखें, जब भी ये जलसों के अंदर जो लड़ाई होती है या वहां पे पुलिस के साथ होती है, उसकी एक बेसिक वजह होती है कि पुलिस हाई हैंडेडनेस शो करती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल एक जगह पे जलसा हो रहा था जहाँ पे कोई ओवरऑल गैदरिंग जो थी 50-60 हजार बंदे की, ठीक है। अच्छा, एक जगह जो 26 नंबर चुंगी थी, उस 26 नंबर चुंगी पे वहां पे कितने 50-60-100-200 बंदा होगा, जो वहां से ये 25 नंबर चुंगी तरनौल से बिल्कुल पहले और तरनौल से जरा आगे जाके ये जलसा कहा है, वो वहां जा रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप इस दूसरे रूट से जाओ जो आगे सारा ब्लॉक था ट्रैफिक की वजह से, उस वजह से। और वहां पे जब उन लोगों ने कहा नहीं हमें यहाँ से जाने दे, और ये भी टाइम कौन सा था, ये टाइम तकरीबन रात का कोई 7:30-8 बजे का टाइम था, जलसा तकरीबन खत्म होने वाला था। देखिए जब आप किसी को जलसे की इजाजत देते हैं और उसके बाद सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, मुझे एक बात बताएं, जलसे की इजाजत दे क्यों रहे हैं? वेरी सिंपल सी बात है ना। तो ये इन लोगों ने जानबूझ के ये लोग ये करना चाह रहे थे, इनको और कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ एक बंदे का खौफ है, वो है इमरान खान के। वो उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है जो इन्होंने आज तक जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि नजीर साहब जैसे लोग और बिलावल भुट्टो जैसे जो लीडर हैं, इन्होंने प्रॉब्ली जुल्फिकार अली भुट्टो की वो वीडियोस नहीं देखी जो उन्होंने लेट्स से 1971 में उन्होंने यूएन में खिताब किया था। जिस तरीके से वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए खड़े होते थे, मैं आपको आज भी कहता हूं अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती तो ये कभी ना होता, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने खुद भी एक स्ट्रगल किया था। ये बाकी लोग बगैर स्ट्रगल के ये एक पर्ची के नहीं, ऊपर लेकिन डॉक्टर साहब इनकी जमात है, इनके लीडरान को इन्होंने खूब देखा सुना और पूरी तरह से जो है ना नहीं देखा सुना, नहीं देखा सुना, वो लोग नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी के फॉलोवर हैं, इन्होंने बेनजीर भुट्टो के साथ टाइम गुजारा, जिन्होंने उसके साथ स्ट्रगल की। ओके, लेट्स कम ऑन पीटीआई। बेनजीर भुट्टो वो बंदी थी। ऑलराइट, लेट्स कम ऑन पीटीआई। मुझे बताएं कि वजीर आला केपी जब उनको पहुंचने में देर हुई तो फिर पीटीआई ने कहा कि उनको हिरासत में ले लिया गया है और अगेन वो एक गायब हो गए हैं, बट जब वो मंजराम पर आ गए तो फिर उन्होंने कहा कि भाई वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दावत थी और एक कप चाय के लिए बुलाया गया था। मुझे उसका नहीं मालूम, या आप आज की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, आज की बात आज उन्होंने कहा है। अच्छा, आज अगर उन्होंने कहा, सॉरी मेरी नजर से गुजरा नहीं है, लेकिन देखिए उन्होंने एक कप चाय के लिए नहीं होगा वो, ये आई एम श्योर ये सारी चीजें इसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही होंगी कि बात क्या है मेरी नजर में। तो डॉक्टर साहब माजरत के साथ एक शॉर्ट सा सवाल, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में तो है ना? देखिए मुझे एक बात बताएं, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, हमें जो इजाजत मिली है के साथ मिलकर ही मिली है ना, उनके साथ नेगोशिएशन करके मिली ना, बगैर नेगोशिएशन के तो नहीं मिली। हमने उनके साथ कहा था कि हम तरीके से ये करेंगे, तो वो चीजें अपनी जगह पर होती है। देखिए मैं जा रहा हूँ उसके बेसिस पे, मैंने हुकूमत वक्त से, चाहे वो 2 नंबर हुकूमत वक्त क्यों ना हो, मैंने उस वक्त उनके पास है तो मैंने उनसे बातचीत करनी है। इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट है, मैंने उन्हीं से, उन्होंने इजाजत दी है, इस एक्ट के मुताबिक उन्हीं के पास इंतजामिया जो है जो ठीक है नजीर साहब से एक सवाल है। नजीर साहब ठीक है डॉक्टर साहब, ओके गॉट योर पॉइंट। अनलॉफुल अरेस्ट ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट। नजीर साहब, कल पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें महवेश, असूली तौर पे मैंने पहले कहा है कि हम ऐसी गिरफ्तारियों, ऐसे ब्लॉकेज, ऐसे टीयर गैस और इसके बिल्कुल भी हक में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो कंडक्ट और रवैया है ये जानबूझ के इस साइड पे लेके जाते हैं ताकि देखे ना, इन्हें जब खड़ा किया गया अपने पाँव पे तो इनको जोन ये था कि ये शायद बहुत पॉपुलर है, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ वो खुमार उतरा और अब इन्हें अपनी हैसियत का जो है वो एहसास होता जा रहा है। कल आप बिलीव करेंगे, कहते तो है ना कि फलान जगह पे रोक लिया, फलान जगह पे रोक लिया। मैं 2-3 रोड्स का मैं आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ कि कलर सीधा रोड और कौटा रोड, मेरा इलाका है कौटा, तो आप बिलीव करें कि वहां से कोई 2-4 गाड़ियां जो आई, वो रवात के करीब जो अहदेदार थे 3-4 वो आगे चले गए, बाकी वहां से मुड़ के वापस।
ये इनका हाल था। ये जो कुछ यहाँ पे गैदरिंग हुई, पिंडी, इस्लामाबाद और लोकल लोगों ने इस गैदरिंग को मुस्तरद किया। जो कोई यहाँ पे आया वो केपी से सरकारी तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन थे, जो जिनको पे करके लाए थे, ये वो लोग थे। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि क्या गैदरिंग थी। लेकिन बहरहाल ये इनका हक है, प्रोटेस्ट इनका जमहूरी हक नजीर है। साहब, अगर हक है तो और हक को प्रॉपर अंदाज में दे दिया जाए ना। एनओसी दे देते हैं, दूसरी तरफ मुश्किलात भी खड़ी कर देते हैं, रुकावटें भी खड़ी कर देते हैं। कल मैं खुद आई विटनेस से बात करती हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए रास्ता नहीं मिला प्रोग्राम के लिए। जी जी देखें महवेश, पहले देखें कि इन्होंने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के साथ क्या किया, वहां पे कैप्चर किया। फिर पार्लियामेंट हाउस के जो ग्रिल है उसके साथ इन्होंने ट्रक जाके टकराए और वो उसको तोड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने क्या किया, किस तरीके से वहां पे कपड़े लटकाए गए, फिर उसके बाद कब्रें खोदी गई। फिर उसके बाद आप देखें कि नजीर साहब यानी कि मेरे सुन ले, मेरा सवाल सुन लीजिए कि यानी कि पीटीआई ने कोई ऐसा हरवा नहीं छोड़ा जो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए उन्होंने तमाम काम कर दिए। ठीक हो गया, मानते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी मुफाहिमत के बादशाह जरदारी साहब को कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोगों की तरफ से कोई पॉजिटिव गेस्चर नहीं जा रहा है नजीर साहब? देखिए पॉजिटिव जेस्चर देखें, आसिफ अली जरदारी ने अपने हलफ के फौरन बाद ये कहा था कि इमरान खान को ऑफर की थी कि आप आए हमारे साथ चलें। वो पहले दिन से आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीईसी मीटिंग हुई थी उसमें देखें वहां पे क्या फैसले हुए थे, इन्हें पता है पीटीआई वालों को। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये गैर जमहूरी लोग हैं, इनको समझ नहीं है पॉलिटिक्स की, इसी वजह से ये आज देखें कि ये मुश्किलात का शिकार हैं। ये अगर उस वक्त ये आगे बढ़ते तो आज मरकज में और सूबों में मुख्तलिफ सूरत हाल भी हो सकती थी। लेकिन इनके गैर जमहूरी रवैयों की वजह से आज ये भुगत रहे हैं और भुगतेंगे अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि अब आप लोगों के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, खैर अभी अदालत में भी वो पेश हो रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा? आप लोगों को क्या करने जा रहे हैं? देखिए मेरे लिहाज से तो ये जो गिरफ्तारी हुई है ये आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर से हुई है। उसमें जो 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 फीमेल जो वॉशरूम्स हैं और जो कमरे हैं उनको भी तोड़ा गया है। उनके ऊपर अगर आप देखें वो सारा हुआ है। ये जिसलिए देखिए इन लोगों ने आज तक किसी और कानून का उसका क्या कह सकते हैं, आइन की तो पासदारी इन्होंने रखी नहीं है। ये किसी कानून की पासदारी क्या करेंगे? ये लोग कहने की हद तक ये लोग डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नॉन डेमोक्रेटिक काम यही लोग कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि हम ये जो पॉलिटिक्स करते होते हैं हम लोग वो नहीं करते, तो हम बाकी वो पॉलिटिक्स नहीं करते, क्योंकि जो पॉलिटिक्स ये करते हैं उसमें ये लोग सिर्फ पैसे लेना जानते हैं, पैसे चुराना जानते हैं, ये वहां पे लेन देन करना चाहते हैं। उसका नाम इन्होंने पॉलिटिक्स रख दिया है। इनका काम जो एक्चुअली जो पॉलिटिकल एक्यूमेन होता है, ये जो पॉलिटिक्स होती है जिसको हम कहते हैं कि ये खिदमत है अवाम की, उस चीज को नजरअंदाज किया हुआ है। यही वजह है कि 1980s ऑनवर्ड्स जब से ये दो पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं पाकिस्तान में, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन लोगों ने पिछले 40 सालों में इस मुल्क को तबाह किया। ये वो मुल्क था जो एक किस्म का डेवलप्ड कंट्री हो गया था उस जमाने में, जब ये चाइना से भी मालदार था, इंडिया से भी बहुत आगे था, बांग्लादेश से, सिंगापुर, हमारे वो जो प्लान्स होते थे उनको फॉलो करता, महबूब अल्लाह के 5 ईयर प्लान उनको फॉलो कर रहा था। हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस को तैयार कर रहा था। इन लोगों ने उन एयरलाइंस के अंदर पॉलिटिकल भर्तियां करके एयरलाइन का सत्यानाश किया। इन लोगों ने स्टील मिल्स के अंदर पॉलिटिकल भर्तियां करके स्टील मिल का सत्यानाश किया। इन्होंने हर किस्म की, और फिर इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने ये जो आईपीपीज बनवा के उसके अपने लिहाज से करके इस मुल्क का सत्यानाश किया है। और इसकी मिसाल मैं नहीं दे रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि फर्ज वो जो डॉक्टर समर मुबारकमंद है, वो कहते हैं कि जब उन्होंने थर्ड पोल से बिजली बनानी शुरू कर दी तो उन्होंने उस वक्त के जो पेट्रोलियम वो थे मिनिस्टर थे एहसन इकबाल, जब उनको बताया, एहसन इकबाल ने उनके प्रोजेक्ट के पैसे बंद कर दिए। डॉक्टर साहब दोनों रुख हैं, दोनों रुखों को देखना पड़ेगा, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। और जो आप बात कर रहे हैं वो चल ठीक है, इन्होंने भी तो कोताहियां की हैं, तभी तो मुल्क इस नहज पे पहुंचा है, सियासतदानों की ही वजह से, सियासी जमातों की वजह से। आई एम टॉकिंग अबाउट योर पार्टी। बताएं आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं?
सॉरी, देखिए हम लोग, देखिए इस तरह है, अगर आप हम लोगों का सिर्फ 3.5 साल का देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी हिस्ट्री देख लें, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, इन्होंने कभी 5.4 से 5.2 से ऊपर जीडीपी टच नहीं किया। इनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख लें, उनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में सिर्फ एक दफा वो 5.94 या 5.87 पे जाके टच किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल में 2 दफा उन्होंने 5.97 और 6.2 जीडीपी को टच किया है। 3.5 साल में, इन स्पाइट ऑफ कि यहाँ पे कोविड था जिसने पूरी दुनिया के पट्टे बिठाए हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को कहां जाके खड़ा कर दिया। फिर पाकिस्तान को 2022 में मोदी और वो B+ का कैटेगरी दी थी, ये आज CCC+ के ऊपर ये खुश हो रहे कि जी हमें CCC- से अपग्रेड करके CCC+ कर दिया। CCC- का मतलब ये है एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, और CCC+ का मतलब है वेरी हाई रिस्क। इसके बावजूद, तो अगर आप मुझसे पूछती है, मैं बताता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1.5 साल और रह जाती, हम लोगों का जीडीपी 7 से ऊपर होता, हम लोगों की ग्रोथ, सारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। मैं भी शबाज आ रही जी है। जी 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 जी, मैं 1 मिनट मुझे दीजिए। जी जी बस। अच्छा, आखिरी सवाल सेनेटर साहब, ठीक है सेनेटर साहब, इजाजत दीजिएगा एक आखिरी सवाल आपसे, क्या अभी तहरीक इंसाफ आगे क्या करने जा रही है? क्या मुल्क को बहरान से निकालना है पीटीआई ने, या इमरान खान को जेल से? चलें, ठीक है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नज़ीर साहब फरमाइएगा। अच्छा, मैं अगर आपके आवाज़ से बात करूं, पीपल्स पार्टी की आवाज़ से, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत, यानी कि जो अभी एक इत्तेहादी हुकूमत बनी है, इसमें अपनी सियासत को मज़ीद मजबूत करना है, या तहरीक इंसाफ को जो है वो उनको उनकी मुश्किलात में इजाफा करना है मज़ीद? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद को इसलिए ज्वाइन किया है कि वो मुल्क और कौम के लिए कोई आसानी पैदा कर सके, और उसके लिए करेंगे। आप देखें कि अभी मेरे भाई ने काम गिनवाए पीटीआई के, ये जितने भी काम है ये सोशल मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं था। इन्होंने माशी तौर पे मुल्क को तबाह किया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसने आइन साजी से लेके एटमी प्रोग्राम से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेके हैवी इंडस्ट्री टेक्सटाइल से लेके स्टील मिल से लेके आप ओवरसीज जाएं, आज ये कहते हैं कि ओवरसीज हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ओवरसीज का कंसेप्ट देने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फर्स्ट टाइम जुल्फकार अली भुट्टो ने लोगों को बाहर भेजा। जो आज जो वेल ऑफ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, जो अच्छे घरों वाले हैं, जिनके बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ते हैं, जो अच्छा पहनते हैं, जो अच्छा खाते हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं कि जो आज से 40-45 साल पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने जिनको बाहर भेजा था। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर छोटे छोटे दिगर प्रोग्राम जो गरीबों के लिए, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बाकी दिगर हमने किया, जो काम किए, उससे पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसा काम कोई दिगर जमात नहीं कर सकी। इन्होंने ये जिनके कंधों पे चल के आए, फिर खुद ही मुंह के बल गिरे, और आज देखें ये जो इनके हालात हैं, ये खुद इसके जिम्मेदार हैं। ये सही, बिल्कुल ये जो भी सफर कर रहे हैं इसके खुद ये जिम्मेदार। चले, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, मुल्क इस वक्त मुश्किल और नाजुक जो है ना वो मोड़ पर खड़ी है। अब मुल्क को कितना सहारा ये सियासी जमातें दे पाती हैं, या एक दूसरे के जो आपसी तनाव का ये शिकार हैं, इसको कब ख़त्म कर पाते हैं, सियासी इस्तेहकाम कब तक ला पाते हैं, ये देखना बाकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।